हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा। देखिए, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, आपको एक विषय पढ़ाया था कि शब्द और उसके भेद मैंने बताए थे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक शब्द आया था विकारी शब्द। विकारी शब्द हमारे क्या होते हैं? जिस शब्दों में लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है या परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो उसी विकारी शब्द में हमारा संज्ञा भी आता है। ठीक है, उस विकारी शब्द में हमारा संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। ठीक है, विकारी शब्द में ये चारों आते हैं। तो आज का जो विषय हमारा संज्ञा है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या होता है संज्ञा। देखिए, हमने बचपन से एक परिभाषा पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, उस परिभाषा हमने पढ़ी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आइए समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम कहते हैं किसी व्यक्ति के नाम को, ठीक है, अगर व्यक्ति के नाम की बात आती है तो हम सीधा सीधा सजीव की बात करते हैं। ठीक है, जब सजीव की बात आती है तो वह हमारा व्यक्ति कहलाता है। सजीव, जितने भी सजीव होते हैं हम व्यक्ति में उन्हें गिन लेते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कह देंगे। ठीक है, व्यक्ति हमारे साथ सजीव हो गए। दूसरा हमारा क्या होता है इसमें? व्यक्ति, वस्तु। ठीक है, वस्तु आ गया। वस्तु हमारे क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। ठीक है, निर्जीव हमारे क्या होते हैं? वस्तु हमारे निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव भी हमारे क्या हो गए? वस्तु। ठीक है, तो निर्जीव हमारा गिन लिया, वस्तु हो गया हमारा। ठीक है, तो अगला हमने क्या पढ़ा कि व्यक्ति, वस्तु व स्थान। ठीक है, स्थान, तो स्थान हमारा क्या हो गया? स्थान। ठीक है, हमारा स्थान हो गया, एक स्थान हो गया। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमने ये चार शब्द सुने थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो एक बात देखिए, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो या तो कोई सजीव ही होगा या कोई निर्जीव होगा, स्थान होगा या भाव होगा। क्या इससे अलग कोई सी वस्तु है दुनिया में कि ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई है वस्तु जो इसमें नहीं गिना जा चुका हो? देखिए, अगर किसी जानवर की बात करें तो हम सजीव में गिन लेते हैं। अगर किसी भी निर्जीव की बात करें, कोई सामान हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पंखा हो, जो भी हमारा सब आता है वो हमारा किस में आ जाता है? निर्जीव में आ जाता है। ठीक है, अगर हम स्थान की बात करें, स्थान में हमारा हर चीज़ आता है। ब्रह्मांड का एक एक कण स्थान में गिना जा चुका है। साथ ही भाव, हम जो कहते हैं ईमानदारी, बेईमानी, प्यार, घृणा, ये सब जो होते हैं हमारे भाव में गिन ले जाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में या दुनिया में सभी के नाम को, देखिए, ब्रह्मांड में सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। हम ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि ब्रह्मांड या दुनिया में सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं सभी के नाम को। जितनी भी दुनिया में सामान है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, मतलब एवरीथिंग, हर एक चीज़ जिसका भी नाम हो वो हमारा संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ जिसका भी नाम हो वो हमारा संज्ञा कहलाएगा। तो आशा करता हूँ सबको परिभाषा समझ में आई होगी कि संज्ञा क्या होता है। तो सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक भाव, हर एक व्यक्ति, हर एक जानवर, हर एक चीज़ जिसका भी नाम हो सकता है वो हमारा संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, देखिए, हम अब संज्ञा के भेद की बात करते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। देखिए, हमने वैसे पढ़ रखा है कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है, या किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। संज्ञा वैसे 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये पांचों नाम लगभग सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा। लेकिन एक चीज़ जो है जो किसी ने नहीं सुना होगी वो है, देखिए, हमारा जो संज्ञा है वो मूलतः सिर्फ 2 भागों में होता है। ठीक है, संज्ञा जो है हमारा मूलतः सिर्फ 2 भागों में होता है। वो कौन कौन सा है? देखिए, एक होता है हमारा यथार्थवाचक, दूसरा होता है हमारा भाववाचक। मूलतः संज्ञा जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, सिर्फ संज्ञा 2 प्रकार का होता है, यथार्थवाचक और भाववाचक। वो कैसे कैसे होता है आइए ध्यान सुनिए। देखिए, यथार्थवाचक पहली बार ही मुझे लगता है किसी ने, बहुत लोगों ने हो जो पहली बार सुना होगा, तो पहली बार सुना होगा उनके लिए समझा दूँ। देखिए, यथार्थवाचक हम
साधारणतः क्या कहते हैं, जो भी वस्तु हम देख सकते हैं, ठीक है, जिन भी व्यक्तियों को, जिन भी वस्तु को हम देख सकते हैं वो सभी हमारी वस्तुएं संज्ञा कहलाती हैं। मतलब वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं वो संज्ञा कहलाती हैं। अब देखिए, या हम एक और साधारण भाषा में कह सकते हैं, देखिए, जिन वस्तुओं का नाम सुनकर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है, जिन भी वस्तुओं का नाम सुनकर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सारे यथार्थवाचक होंगे जिसका नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सभी हमारा क्या कहलाएगा, यथार्थवाचक। ठीक है, समझ गए ना। यथार्थवाचक क्या होगा, जिन्हें हम देख सकते हैं, मतलब जिनका भी अगर देखिए, अगर जिन वस्तु को हम देख लेंगे तो हमारे मस्तिष्क में उसका एक चित्र बन ही जाएगा। ठीक है, तो जिन भी वस्तुओं का नाम सुनकर हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, यथार्थवाचक। ठीक है, और जो भी दूसरा बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, भाववाचक। क्योंकि देखिए, भाव की बात करें, अगर कोई प्यार है, कोई स्नेह है, कोई घृणा है, तो उन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। देखिए, भाव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना कि हम देखा जा सकता है। ठीक है, तो यथार्थवाचक समझ गए ना, जिन्हें हम देख सकते हैं हमारे यथार्थवाचक कहलाता है। इसी हम कह सकते हैं, यथार्थवाचक को हम वास्तविक भी कह सकते हैं। ठीक है, यथार्थवाचक को हम वास्तविक कह सकते हैं या मूर्त कह सकते हैं, मूर्त। ठीक है, यथार्थवाचक को हम मूर्त भी कह सकते हैं। दूसरा हम एक और क्या कह सकते हैं, इसे दृश्य कह सकते हैं। जो हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यथार्थवाचक। सही है ना, सबको समझ आ रहा है ना कि वास्तविक क्या होता है, मूर्त मतलब क्या होता है, यथार्थवाचक क्या होता है। जिन वस्तु को हम देख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक, मूर्त या यथार्थवाचक। ठीक है, ठीक है। देखिए, यथार्थवाचक में हमारे कौन कौन से आते हैं, यथार्थवाचक में हमारे कौन कौन से आते हैं। देखिए, जितने भी हमारे देखने वाले संज्ञा है, आप उनका नाम बताइए, खुद ही बताइए कौन कौन से होंगे। पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, देखिए, पहला हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। पहला हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा जातिवाचक। तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। चौथा है हमारा समूहवाचक। ठीक है, द्रव्य और समूह, सबको समझ में आ रहा है ना क्या है समूह और द्रव्य। देखिए, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक हम किन्हें कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को हम क्या कहते हैं, समूह को या जाति को या वर्ग को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जो होगा हमारा, कोई भी पदार्थ होगा जो मूल रूप में प्राप्त होता है, कोई भी पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाएगा। मतलब कोई भी द्रव्य है, मतलब कोई भी पदार्थ हमारा द्रव्यवाचक कहलाएगा। और समूहवाचक हमारा क्या होगा, किसी के भी व्यक्तिवाचक हो और जातिवाचक हो, उनके समूह को हम समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, उनके समूह को हम समूहवाचक कहेंगे। देखिए, आगे और हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। उससे पहले एक बात बता दूं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम जातिवाचक में ही गिनते हैं। ठीक है, हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में ही गिनते हैं। देखिए, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या होते हैं, लेकिन परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें सभी चीज़ का बहुत ज्ञान होना चाहिए, हमें सभी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो समझ गए ना, व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमारा जातिवाचक में ही गिनती हो जाती है। ठीक है, और भाववाचक की बात करें, देखिए मैंने क्या बताया, यथार्थवाचक क्या होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, भाववाचक क्या हो जाएगा, जिन्हें हम नहीं देख सकते या अवास्तविक या अमूर्त। ठीक है, जिन्हें हम नहीं देख सकते वो भाववाचक, जिन्हें हम देख सकते हैं वो है यथार्थवाचक। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है और जातिवाचक क्या होता है। ठीक है, देखिए हम पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक की। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। ठीक है,
देखिए मैंने अभी बताया था कि व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है, उसके अगर नाम डाल दिया गया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। एक चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमेशा व्यक्तिवाचक एक वचन होता है। ठीक है, एक व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, हमेशा एक वचन होता है, हमेशा एक वचन। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जिन भी शब्दों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। हम देखिए उदाहरण लेते हैं, हम देखिए सीधा उदाहरण लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हम बात करें किसी नाम की, राकेश, हमने एक नाम ले लिया राकेश। ठीक है, अगर हम इस राकेश की बात करें तो क्या हम राकेश का बहुवचन बना सकते हैं? अगर बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राकेशे या राकेशाएं, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इसका हम कोई बहुवचन नहीं बना सकते और ये हमारा एक वचन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वचन है, तो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम किसी ऐसे का नाम लेंगे जो हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, देखिए हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा क्या कहलाएगा? आप बताइए कि पृथ्वी क्या कहलाएगा। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी क्या कहलाएगा, कि ये व्यक्तिवाचक कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा या भाववाचक कहलाएगा। तो जवाब दीजिए, कमेंट में अपने अपने आंसर लिखिए। देखिए एक बात बता दूं कि पृथ्वी जो है पृथ्वी हमारा एक वचन है, मतलब इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो मैंने क्या कहा कि वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो पृथ्वी का बहुवचन नहीं बना सकता, हम पृथ्वीये या पृथ्वियों कुछ नहीं कर सकते। पृथ्वी हमारा एक वचन है, तो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो पृथ्वी हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो हम एक परिभाषा याद रख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उन्हें कहेंगे जो एक वचन हो या जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते, वो हमारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। एक साधारण सी परिभाषा याद करनी है कि जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम एक और बात करें दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, और मतलब एक वचन है और इसका बहुवचन नहीं बनाया सकता, दिल्ली का बहुवचन नहीं बनाया सकता, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। हम एक परिभाषा और कह सकते हैं कि जिसकी संख्या सिर्फ एक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर हम किसी के नाम की बात करें, देखिए आपसे एक बहुत ही गंभीर वार्ता करूंगा कि क्या होता है, उसको आपको ढंग से दिमाग लगाकर जवाब देना है। ठीक है, एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछूं, कोई नाम है, मैंने मान लिया मनीष एक नाम है। ठीक है, ये नाम है, मनीष नाम के दुनिया में ऐसे तो लाखों इंसान होंगे, लाखों क्या करोड़ों, मैंने मान लिया करोड़ों इंसान होंगे मनीष के नाम के। तो आप क्या कहेंगे कि मनीष तो ऐसे एक वचन नहीं है, क्योंकि मनीष नाम के दुनिया में बहुत सारे हो गए, तो ये एक वचन है। एक वचन कैसे है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? फिर अगर आप कहो कि मनीष नाम के दुनिया में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्तिवाचक कैसे हुआ? तो आपकी परिभाषा गलत हो गई, क्योंकि मैंने ही कहा कि ये सिर्फ एक वचन, अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ एक वचन है या पूरी दुनिया में एक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई कहता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो वो सरासर गलत है। और मैं एक बात बता दूं कि ये परिभाषा एकदम सही है कि कोई भी जिसकी संख्या सिर्फ एक है वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। वो कैसे, देखिए मैंने बताया कि मनीष व्यक्तिवाचक है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक व्यक्ति की बात करूं जिसका नाम मनीष है, मनीष नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन मनीष नाम के तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मैं जिस मनीष की बात कर रहा हूँ उसके गुण किसी दूसरे मनीष में नहीं हैं।
उसके गुण, ध्यान से सुनना, उसके गुण किसी दूसरे मनीष में नहीं है, तो हमें क्या क्या बदलता है कि उस गुण का व्यक्ति पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, जिसका नाम मनीष है। पूरी दुनिया में उस मनीष नाम का, उस गुण का दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा ना जो मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। एक बार और मैं व्यक्तिवाचक को बता दूँ, व्यक्तिवाचक की परिभाषा बता दूँ। देखिए, दुनिया में कोई भी जिसकी संख्या एक है, और जिसका नाम है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक संख्या है, एक वचन है, वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जिसका बहुवचन नहीं बना सकता वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। दूसरे पर आते हैं हम। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ, देखिए जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि जैसे मनीष नाम के दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। एक मनीष ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन सब में जाति क्या है? अगर इन सब की बात करें, इनकी जाति क्या है? सभी मनीष की जाति क्या है? तो ये सभी मनीष क्या होंगे? लड़का होंगे। सभी मनीष क्या होंगे? लड़का होंगे, ठीक है, लड़का होंगे। अगर लड़का होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक। मतलब लड़का शब्द जो है वो है जातिवाचक। लेकिन अगर सिर्फ एक मनीष की बात करें तो वो हमारा व्यक्तिवाचक। जो सिर्फ अगर एक व्यक्ति की बात करें तो हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक। अगर उनके जाति की बात करें, वो जाति क्या है? मतलब लड़का है। मनीष, दूसरा मनीष, तीसरा मनीष, चौथा मनीष, अगर लाखों मनीष इस दुनिया में हैं, उनकी जाति क्या है? लड़का है, तो वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। मतलब कि व्यक्तियों के समूह को हम जाति कह सकते हैं। ये तो हमारे हो गया व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों को हमने मान लिया। इसी तरह हम बात करें अगर किसी सिटी की या किसी शहर की, जैसे देखिए हमने एक शहर मान लिया दिल्ली, दूसरा हमने मान लिया कोलकाता, ठीक है, और चौथा हमने मान लिया मुंबई, ठीक है। तो इन सभी में इनकी जाति क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी में इनकी जाति क्या है, तो इनकी जाति क्या है? ये तीनों के तीनों एक शहर हैं, ठीक है। तीनों के तीनों एक शहर हैं, ठीक है। तीनों शहर हैं, तो मतलब ये हमारे क्या कहलाएंगे? जातिवाचक। या अकेले बात करें, अगर सिर्फ इनके अकेले की बात करें तो ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर इनका समूह बना दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? शहर, ठीक है। दिल्ली शहर, कोलकाता शहर, मुंबई शहर, ठीक है। तो शहर हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक। और इनके अलग अलग की बात करें तो हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। अलग अलग कहलाएगा तो व्यक्तिवाचक। अगर सबको जोड़ दिया जाए, इस शहर का नाम दे दिया जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक हमें समझ में आ गया, जातिवाचक समझ में आ गया। तीसरा आता है हमारा भाववाचक, ठीक है। तीसरा आता है हमारा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। तो देखिए जिन्हें भी हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें भी हम देख नहीं सकते लेकिन उनका नाम है। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, मेहरबानी, कुर्बानी, मानवता, करुणा, प्यार, खुश, प्रेम, स्नेह, जितने भी शब्द आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर शब्द की बात करें तो नाम दे दिया गया है कि प्रेम है, नाम दे दिया है तो वो हमारी संज्ञा तो कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम उन्हें देख नहीं सकते तो हमारा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। चूंकि हम उसे देख नहीं सकते तो वो हमारा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि देखिए, जब कोई भाववाचक है, अगर वो एक वचन में लिखा हुआ है,
अगर वो एक वचन में लिखा हुआ है, जैसे मैंने मान लिया जवानी, जवानी, जवानी एक वचन है, एक वचन है तो भाववाचक है। ठीक है, ठीक है। एक बात बता दूं कि जितने भी भाववाचक संज्ञा है, जितने भी भाववाचक संज्ञा है वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर, मतलब एक वचन होगा। सभी भाववाचक हमारा एक वचन होगा, सभी भाववाचक हमारा एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन है हमारा, भाववाचक हमारा एक वचन है। अगर इस नियम को ध्यान से ध्यान रखना कि अगर मैंने भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बना दिया, अगर मैंने भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बना दिया, जैसे जवानी का मैंने अगर जवानियाँ कर दिया, जवानियाँ कर दिया, आप कहेंगे जवानियाँ शब्द तो कहीं मैंने सुना ही नहीं है, तो लोगों ने सुना है लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। जब कोई देशभक्त अपने मातृभूमि को नछावर होने की बात करता है, मतलब मेरे देश, जब वो कहता है, सिपाही कोई कहता है मेरे देश के लिए मेरी हर जवानियाँ कुर्बान, तो वहाँ हमारा क्या होता है, बहुवचन हो जाता है। और जब बहुवचन की बात होती है, जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बना दिया जाता है तो हमारी वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसे हमें ध्यान रखना है। जब भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बना देते हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया है, कैसे बताया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? जिसे समझ में आ रहा है लाइक कर दीजिए, और जिसे समझ में नहीं आ रहा है चाहे अपनी मर्जी से तुम डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको ज्ञान देना। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और जिसे पसंद नहीं आ रहा है वो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे अच्छा लग रहा है वो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैंने एक बात बताई कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक में ही आते हैं। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता क्या है, इसलिए हम उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए द्रव्यवाचक क्या होता है। द्रव्यवाचक क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। द्रव्यवाचक, आपको पता है पदार्थ जो है हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जैसे मेज, ठीक है, मेज या लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप या कुर्सी है हमारा। अब बताइए और एक और ले लीजिए पेन। ठीक है, ये हमारे जो शब्द हैं वो हैं मेज, लैपटॉप, कुर्सी और पेन। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमारा कौन सी संज्ञा है, ये हमारा कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है। अगर किसी ने भाववाचक कह दिया तो वो तो सच में बुद्धू है, क्योंकि भाववाचक तो कहीं है ही नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है, ये द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है। ठीक है, बताइए, देखिए कमेंट में जवाब लिख दिया। अगर कोई कहता है कि ये द्रव्यवाचक है तो वो सरासर गलत है। जिसने भी कहा कि ये द्रव्यवाचक है तो वो सरासर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेज, लैपटॉप, कुर्सी, पेन ये द्रव्यवाचक नहीं है, ये हमारा जातिवाचक है। अगर कोई कहता है कि ये द्रव्यवाचक है तो उसको कहना बच्चे आपको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जातिवाचक है ना कि द्रव्यवाचक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि द्रव्यवाचक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए जब कोई सामान किसी वस्तु से बनता है, जैसे किसी पदार्थ से बनता है। अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या लिया था पहला, मेज। ठीक है, मेज मैंने लिया। अगर मेज बनता है तो किसका बनता है, या तो लकड़ी का बनता है, या प्लास्टिक का बनता है। ठीक है, मेज बनता है हमारा लकड़ी का और प्लास्टिक का। तो हमारा जो लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा या कुछ और होगा या सोना चांदी कुछ भी होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा। जो लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा या कुछ भी होगा, वो लोहा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा।
द्रव्यवाचक वो कहलाएगा जिससे सामान बनते हैं। जिन पदार्थ से वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक कहेंगे। और जो सामान बनता है और वो हम देख सकते हैं और गिन सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। वो हमारा जातिवाचक कहलाएगा। जैसे देखिए, लकड़ी से बनता है मेज बनता है, तो मेज हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं और देख सकते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? मेज कहलाएगा। ठीक है। ऐसे हम बात करें, अगर हम बात करें कि हम बात करें इसकी कुर्सी हमारा लकड़ी और प्लास्टिक और लोहा तीनों से बनता है। लकड़ी, प्लास्टिक और लोहा तीनों से बनता है, तो उसमें जिस चीज़ से बनेगा वो हमारा द्रव्यवाचक कहलाएगा, और जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। तो समझ में आ गया ना? जिस वस्तु से सामान बनेगा वो तो हमारा द्रव्यवाचक कहलाएगा, और जो सामान बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है हमारा समूहवाचक। देखिए, एक बात बताऊँ, सबने आज तक, देखिए मैंने भी एक पढ़ा है कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के समूह को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। देखिए, हमने जो परिभाषा पढ़ी है वो है गलत। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं, वो है गलत। अगर मैं देखिए ऐसे बात करूं, कलम एक हमारा क्या है? कलम है। कलम क्या है हमारा? बताइए, कलम क्या है? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक है, तो ये समूहवाचक नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ। देखो, मैं एक बात करता हूँ, जैसे राकेश, मनीष, ठीक है, मनीष, राहुल, अगर इन सभी का हम समूह बना दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बॉयज़ कहलाएगा। बॉयज़। तो क्या ये समूहवाचक कहलाएगा? तो अब मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये समूहवाचक नहीं, ये हमारा जातिवाचक हो गया। ठीक है, जातिवाचक हो गया। तो आप पूछेंगे हमसे, तो सर जातिवाचक तो हो गया बॉयज़, तो समूहवाचक क्या होगा? देखिए, जब अलग अलग जाति या व्यक्तियों के समूह को अलग से एक नाम रख दिया जाए। जैसे कि देखिए, एक क्लास है, तो हमने क्या कहा कि एक कक्षा है। किसी कक्षा में गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं, मतलब छात्रा भी होती हैं, छात्रा और छात्र दोनों होती है ना। एक कक्षा में छात्र और छात्रा दोनों होती है, तो हम उसे मिलाकर क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जो हमारा कक्षा होगा वो हमारा समूहवाचक कहलाएगा, ना कि छात्र या छात्रा। छात्र और छात्रा हमारी क्या हो जाती हैं? जातिवाचक हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी जातिवाचक हो जाती हैं। मतलब जातिवाचक संज्ञा के समूह को जिसका एक निश्चित नाम रख दिया जाए। जातिवाचक संज्ञा के समूह को जिसका एक निश्चित नाम रख दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो हम ऐसा भी कहते हैं, देखिए हमकी दो परिभाषा हो सकती है। व्यक्ति, वस्तु या जाति के समूह को और उनका एक निश्चित नाम रख दिया जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना क्या होता है समूहवाचक और क्या होता है द्रव्यवाचक? ठीक है, देखिए मैं कुछ 4 सवाल लाया हूँ, 4 प्रश्न लाया हूँ, उसका आपको जवाब देना है कि क्या क्या इसका जवाब है। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारा, आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं। आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो सीता और सावित्री है,
वो कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। बच्चों जवाब करो, सब कमेंट में जवाब बताओ मुझे क्या है इसका आंसर। इसका उत्तर क्या है, सीता और सावित्री यहाँ कौन सी संज्ञा है, आपको जवाब देना है। ठीक है, जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब लिख दीजिए। देखिए, अगर किसी बच्चे ने कमेंट में ये लिखा है कि सीता और सावित्री यहाँ व्यक्तिवाचक है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सीता और सावित्री यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ जो सीता और सावित्री है वो हमारी क्या है, जातिवाचक है, जातिवाचक है, क्योंकि ये जिन सीता और सावित्री की बात कर रहे हैं वो उनके गुण हैं, आज भी भारत के महिलाओं में, अगर हम ऐसे विस्तार में बताएं कि आज भी भारत में महिलाओं में सीता और सावित्री के गुण मौजूद हैं, तो हमारा सही होगा। अगर सीता और सावित्री के गुण की बात करी जाए तो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सबको समझ में आया ना। ये आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं, इसमें सीता और सावित्री कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है। आपका जो जवाब होगा वो कमेंट आपके लिख दिया है, और अगर किसी का जवाब है कि व्यक्तिवाचक है तो वो एकदम गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसका जवाब है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं हम। हमारा अगला है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो आपका सवाल है कि नेताजी, जो इसमें लिखा है नेताजी, वो इसमें क्या है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि नेताजी जो है कौन सी संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, बताइए। देखिए, नेताजी जो है, वैसे तो अगर हम साधारणतः बात करें तो नेता जो शब्द आता है वो हमारा जातिवाचक में आता है। नेता शब्द जो है जातिवाचक में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्रदर्शित कर रहा है नेताजी का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात किया जा रहा है। नेताजी का साधारण अर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस, इसलिए यहाँ ये शब्द व्यक्तिवाचक कहलाएगा, न कि जातिवाचक। ठीक है ना। नेता अगर सिर्फ नेता शब्द की बात की जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक। लेकिन किसी नाम को, जातिवाचक शब्द के नाम को लेकर अगर किसी व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिख दीजिए। किसी भी विषय से लेकर, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या सामाजिक विज्ञान, किसी भी विषय से लेकर कोई भी प्रॉब्लम या आपत्ति आती है तो कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। देखिए, ये लाइन उन बच्चों के लिए है या उन विद्यार्थियों के लिए है जो सिंगल हैं। ठीक है, जो सिंगल है वो भगवान से, देखिए फरवरी आ रहा है तो सबको चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। तो ठीक है, ये उनके लिए है, ये लाइन उनके लिए है। देखिए, हर लड़का सिंगल है, जो भी लड़का सिंगल है वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए, भगवान मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। ठीक है, लेकिन इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। ये वे सिंगल हैं जो अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं कि हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं पूछूं कि प्रार्थनाएं जो हैं, प्रार्थनाएं क्या है, यहाँ जातिवाचक है, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, तो प्रार्थनाएं क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बताइए,
देखिए अगर हम सिर्फ प्रार्थना की बात करें, अगर हम सिर्फ प्रार्थना की बात करें, प्रार्थना, तो प्रार्थना क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रार्थना हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। मैंने अभी बताया कि प्रार्थना या पूजा या जो भी हमारा शब्द होगा जिसे हम देख नहीं सकते, प्रार्थना को हम देख नहीं सकते, तो प्रार्थना हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगर मैं इसे बहुवचन बना देता हूँ, अगर मैं इसे बहुवचन संज्ञा बना देता हूँ, इसे बहुवचन बना देता हूँ, तो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा या जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आती है कि भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन बना दिया जाए तो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में बेईमानों की कमी नहीं है। देश में बेईमानों की कमी नहीं है। आपका प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ जो बेईमानों का शब्द प्रयोग किया गया है वो हमारी कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? देखिए मुझे पता है अब भी विद्यार्थियों के दिमाग में सिर्फ दो ही कन्फ्यूजन है कि ये जातिवाचक है या भाववाचक है। क्योंकि देख, बेईमान जो बेईमानी होती है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगर मैंने बेईमानों कर दिया, देश में बेईमानों कर दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक है। बेईमानों मतलब एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, जो भी बेईमान है पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, हमारा क्या कहलाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पूरे जाति को प्रभावित कर रहा है, मतलब कि जितने भी बेईमान हैं देश में, जितने भी बेईमान हैं उनकी कमी नहीं है, भरे पड़े हैं बेईमानों की। देखिए हर पार्टी में, देखिए हमारा जो आज की प्रशासन व्यवस्था है, सब में बेईमान भरे हुए हैं, बेईमान भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। देखिए, तो समझ गए ना? तो यहाँ भी हमारा क्या है? जातिवाचक है। इस वाले में भी हमारा है जातिवाचक। ठीक है, इसमें भी हमारा है जातिवाचक। तो समझ गए ना चारों में कौन कौन सा है? आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या कोई भी समस्या होती है किसी भी विषय में लेकर, तो कमेंट में लिख दीजिए और अपना नंबर सेव कर दिया, कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिए, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।